प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक का था। इस दौरान उसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह यह थी कि उसने अपने शासन का आधार शरीयत को चुना था। शरीयत के आधार पर उसने अपने जो प्रशासनिक नीति के जो कार्य हैं वो संपादित किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब अपने शासन स्टार्ट किया, उसके सामने अनेक चुनौतियां थी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल सैनिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासनिक सुधारों की दृष्टिकोण से। उसके शासनकाल की जो सबसे एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वह यही है कि उसने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे प्रशासनिक सुधार किए जिससे जनता का बहुत ही कल्याण हुआ। उसके प्रशासनिक सुधारों की यदि हम चर्चा करें तो राजस्व के क्षेत्र में हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले राज्य की जो वार्षिक आय है उसको पता लगाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया। ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद ने 6 वर्षों तक साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों का दौरा किया, स्थानीय सूचनाएं प्राप्त की, विभागों के दस्तावेजों का निरीक्षण किया और फिर इसके बाद में उसने राज्य की जो वार्षिक आय है, खालसा भूमि से जो राज्य की वार्षिक आय होती थी वह 6,75,00,000 टन का निर्धारित की। खालसा भूमि क्या होती है? खालसा भूमि उसको कहते हैं जो सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती है। केंद्रीय सरकार के जो व्यक्ति हैं वो इस भूमि में राजस्व वसूली के लिए आते हैं। यह जागीरदारों के नियंत्रण के नीचे भूमि नहीं होती है, इसे ही खालसा भूमि कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की वार्षिक आय का पता लगा लिया। इसके साथ में ही उसने, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसने शरीयत को अपने प्रशासन का आधार चुना था। तो शरीयत के अनुसार एक मुस्लिम शासक को अपनी जनता पर केवल 4 कर लगाने का अधिकार है, जैसे जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। जजिया किसको कहते हैं? जजिया उस कर को कहते हैं जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। यह एक तरह से उनको जीवित रहने का अधिकार था। इसे हम सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो यह एक तरह से गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है और हिंदुस्तान में गैर मुसलमान हिंदू थे, इस प्रकार इसने धार्मिक कर का रूप है वो धारण कर लिया था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, ये धार्मिक कर है एक तरह से। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहते हैं इसको। खुम्स युद्ध में लूट का जो हिस्सा है जो राज्य का होता था उसे खुम्स कहा जाता है। इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने ये 4 ही कर लगाए रखे और बाकी के जो कर थे जो शरीयत के अनुसार अमान्य थे उन करों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतवात-ए-फिरोजशाही में कहा है कि उसने 24 अनावश्यक करों को समाप्त कर दिया था। अफीफ जो उसका समकालीन था वह कहता है राज्य को इन करों को हटाने से करीब 30 लाख टन का नुकसान है वो उठाना पड़ा था। इसी के साथ में फिरोज शाह तुगलक ने इन 4 करों के अलावा एक और कर लगाया,
उस कर को कहते हैं हक ए सर्ब, अर्थात यह सिंचाई कर था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु विभिन्न जो नहरें निर्मित की थी, उन नहरों से जो किसान अपनी खेती करते थे, उन किसानों से उनकी आय का 10वां भाग है वो हक ए सर्ब के नाम से वसूला जाता था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व के क्षेत्र में ये सुधार किए। अब बात करते हैं नहरों की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यदि हम नहरों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे अधिक जो नहरें हैं वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही बनी थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो नहरें बनाई हैं, उन नहरों को यदि हम देखें तो तारीख़ मुबारक शाही का जो लेखक है वो ये कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 4 नहरों का निर्माण करवाया। पहली नहर सतलज नदी से निकलकर शहबाज तक जाती थी और यह 96 मील लंबी थी। दूसरी नहर मांडल तथा सिरमौर के पास से यमुना नदी से निकलकर हांसी होती हुई हिसार फिरोजा तक जाती थी। यह नहर सबसे लंबी नहर थी और इसकी लंबाई 150 मील थी। तीसरी नहर कर हरवर के पास घग्गर नदी से निकलकर नव स्थापित नगर फिरोजाबाद तक जाती थी। चौथी नहर यमुना नदी से बुदनी के निकट से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी। इस प्रकार फिरोज शाह द्वारा निर्मित इन नहरों से कृषि की उपज में बहुत वृद्धि होती है और उससे राज्य की आय भी बढ़ती है। अगला जो सुधार है वह है बाग लगवाना, जिसे सुधार कह दें या एक तरह से बागवानी कह दें। फिरोज शाह तुगलक को बाग लगवाने का बहुत शौक था, अतः उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक बाग लगवाए। दिल्ली के आसपास ही उसने करीब 1200 बाग लगवाए थे। इन बागों से इतने फल पैदा होते थे कि इससे सल्तनत की आय में 1,80,000 टन का वार्षिक आय होने लग गई थी। अगला यदि हम सुधार कार्य कह दें या निर्माण कार्य कह दें या परोपकारी कार्य कह दें तो वह है सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं परोपकारी कार्य। फिरोज शाह प्रथम मुसलमान शासक था जिसके द्वारा विशाल मात्रा में जनहित कार्य हुए। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने अनेक मस्जिदें, महल, मदरसे, जलाशयों, पुलों और यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा बनवाई गई अनेक इमारतों तथा महान शेखों और सुल्तानों के मकबरों की मरम्मत करवाई, जिसने दिल्ली की कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा, शमसी तालाब, सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तान जलालुद्दीन एवं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे इनमें प्रमुख है। इसी प्रकार फिरोज शाह के समय में अशोक की 2 लाटों को उठाकर दिल्ली लाया गया, एक टोपरा से, दूसरी मेरठ से। फिरोज शाह द्वारा जनता के हित के लिए जो कल्याणकारी कार्य हुए थे उनमें दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल की स्थापना भी है। इस अस्पताल में जनता के लिए मुफ्त चिकित्सा के लिए अनेक चिकित्सक रखे गए थे। यहाँ औषधियों और कुछ मामलों में भोजन की भी मुफ्त व्यवस्था की गई थी। सुल्तान ने इस चिकित्सालय के खर्चे को चलाने के लिए कुछ गांवों का राजस्व है वो निश्चित कर दिया था। इसी प्रकार सुल्तान ने एक विवाह कार्यालय खोला और उसमें केवल मुसलमानों की विवाह योग्य जो लड़कियां थीं और ऐसी लड़कियां जिनके पिता विवाह का खर्च वहन नहीं कर सकते थे उनको सुविधाएं हैं वो दी जाती थी। उसने एक रोजगार विभाग का भी गठन किया और इस दफ्तर में बेरोजगार आकर के और अपनी योग्यता अनुसार अपना रोजगार है वो प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार फिरोज शाह के शासनकाल में एक दास जो विभाग है जिसे दीवान ए बंदगान भी कहा जाता है, इसका भी गठन हुआ था। सुल्तान को
दासों का बहुत शौकीन था, जो उसने दास प्रथा को प्रोत्साहन दिया। साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों से व अन्य स्थानों से उसने दासों की संख्या को काउंट करवाया और इन दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई। इन दासों को दीवान ए बंदगान नामक विभाग के अंतर्गत लिया गया और इन दासों में जो 1,80,000 दास थे, इनमें से 40,000 दास तो केवल सुल्तान के महल में ही नियुक्त कर दिए गए। अन्य दासों को प्रांतों में भेज दिया गया। किंतु यह जो प्रथा जिसको सुल्तान ने प्रोत्साहन दिया था, यह प्रथा यद्यपि उस समय के लिए जनहितकारी थी, लेकिन आगे चलकर यही प्रथा है वो सल्तनत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होती है, तुगलक वंश के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होती है और राजधानियां हैं, साम्राज्य है, वो षड्यंत्रों का केंद्र बन जाता है। यदि हम सैनिक व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो फिरोज शाह का शासनकाल है, विजयों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सैनिक सुधार उसने किए, जैसे वेतन के बदले जागीर देना, सैनिकों के पदों को वंशानुगत करना, दाग और हुलिया की प्रथा को त्याग देना, निरीक्षण की प्रथा में काफ़ी ढील दे देना। तो इसके कारण जो सुधार हुए हैं इसके कारण सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। सेना है वह युद्ध के मामले में पंगु होने लग जाती है और इसका खामियाजा भी तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत को आगे चलकर भुगतना पड़ता है। यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो फिरोज शाह का शासनकाल, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसने शरीयत को आधार बनाया था और शरीयत को जब उसने आधार बनाया है तो स्वाभाविक है कि उसने उलेमाओं को साम्राज्य में सर्वोच्चता दी है। और ये उलेमा धार्मिक मामलों में अनुदार होते थे, कट्टर होते थे, संकुचित होते थे, संकीर्ण होते थे। इन उलेमाओं ने राजनीतिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया। इसके कारण सुल्तान की छवि है वो कट्टर मुस्लिम शासक जैसी बन गई थी और सुल्तान ने फिर हिंदुओं के प्रति जो रुख अपनाया है, जैसे वह मंदिरों को गिरवाकर अपनाया हो या मूर्तियों को तुड़वाकर अपनाया हो या ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाकर अपनाया हो, ये जो कार्य हुए हैं ये सुल्तान की कट्टर जो छवि है उसको प्रदर्शित भी करते हैं कि सुल्तान स्वयं एक कट्टर रूप भी धारण किए हुए था। इस प्रकार से फिरोज शाह के जो प्रशासनिक जो कार्य हैं, यदि हम इनका मूल्यांकन करें तो ये कुछ अच्छे कार्य भी दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे कार्य भी दिखाई देते हैं जिनसे सल्तनत को आगे चल कर के नुकसान उठाना पड़ा था और तुगलक वंश को पतन भी झेलना पड़ा और फिर यह तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और आगे चलकर जो वंश शासक बनता है उसको भी अनेक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही।